नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डी ब्लॉक तत्व का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। आज जो हम हैं उन डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म। डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म में प्रथम गुणधर्म जो हम पढ़ेंगे वो है धात्विक गुणधर्म। सभी डी ब्लॉक तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं और जो भी पदार्थ धात्विक प्रकृति का होगा वो तन्य होगा, आघात वर्धनीय होगा, उच्च घनत्व युक्त होगा एवं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होगा। अब ये सभी गुणधर्म जो है उन यौगिकों में पाए जाने वाले धात्विक या सहसंयोजक बंध के कारण होते हैं। अब यहाँ पर धातु को मोटे तौर पर वर्गीकृत करना चाहें तो धातु दो प्रकार की होती है, कठोर धातुएं एवं कोमल धातुएं। अब हम यदि डी ब्लॉक तत्वों के संबंध में बात करें तो वे धातुएं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो कठोर धातुएं होगी और वे धातुएं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो कोमल धातुएं होगी। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से उनमें बंधन की क्षमता बढ़ जाती है और बंधन की क्षमता बढ़ने के कारण उनके मध्य आकर्षण ज़्यादा होगा और आकर्षण ज़्यादा होने के कारण ये धातुएं कठोर होती है। अब यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो बंधन की क्षमता क्षीण हो जाएगी एवं इस कारण से ये धातुएं कोमल प्रकृति की होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण ये कठोर धातुएं होती है। देखा जाए क्रोमियम के अंदर तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, मोलिब्डेनम में भी 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और टंगस्टन में भी 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ये कठोर प्रकृति की होगी। इसी प्रकार से जिंक, कैडमियम और मरकरी इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तीनों धातुएं कोमल प्रकृति की होगी। तो इस प्रकार से हमने धात्विक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातुएं कोमल धातुएं होंगी और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातुएं कठोर धातुएं होती है। डी ब्लॉक तत्वों का जो दूसरा गुणधर्म हमें पढ़ना है वो है गलनांक। डी ब्लॉक तत्वों का गलनांक उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। आवर्त सारणी में देखा जाए तो डी ब्लॉक तत्वों का गलनांक सर्वाधिक होता है क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर हम 3D श्रेणी के बारे में बात करें तो 3D श्रेणी के अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इनके गलनांक में भी वृद्धि होगी। अब बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका गलनांक उच्च होगा। अगला तत्व जो है वो है मैग्नीज। अब मैग्नीज में यूँ तो देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन इस मैग्नीज में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल उच्च होता है। आकर्षण बल उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं हो पाता है और इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं होने के कारण धात्विक बंध नहीं बन पाता है और जब तक बंध नहीं बनेगा तब तक वो उच्चतम गलनांक प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि धात्विक बंध नहीं बनने के कारण जो है गलनांक न्यूनतम होता है। इसी तरीके से आयरन, कोबाल्ट और निकल में जाएं तो यहाँ पर देखा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आने के कारण इनका गलनांक जो है घटने लगेगा। अब यहाँ पर अंतिम जिंक जो है, इस जिंक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं और युग्मित अवस्था में होने के कारण इनका गलनांक न्यूनतम होगा, अर्थात जिंक का गलनांक न्यूनतम होता है 3D सीरीज में। डी ब्लॉक तत्वों का जो तीसरा गुणधर्म है वो है परमाणु त्रिज्या। इसमें हम बात करेंगे सर्वप्रथम आवर्त सारणी को लेकर। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ये तीनों एक साथ ही उपस्थित है। तो इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक की होती है, उसके बाद डी ब्लॉक की और उसके बाद जो है पी ब्लॉक की होती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो यहाँ पर देखा जाए एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने का मुख्य कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि। परमाणु क्रमांक अर्थात इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और जब आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल उच्च होगा और आकर्षण बल उच्च होने के कारण परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या एस ब्लॉक की, उसके बाद डी ब्लॉक की और अंत में पी ब्लॉक के तत्वों की होती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें डी ब्लॉक तत्वों के संबंध में। तो डी ब्लॉक तत्वों में परमाणु त्रिज्या में अनियमित परिवर्तन होता है और अनियमित परिवर्तन क्यों होता है उसको जानने से पहले हमें परिरक्षण प्रभाव को पढ़ना होगा। तो बात करें हम परिरक्षण प्रभाव की। परिरक्षण प्रभाव को समझने के लिए मैं एक आरेख बनाता हूँ। इस आरेख में मैंने 4s कक्षक बताया है। इस 4s कक्षक में मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है और इसी 4s के नीचे 3D कक्षक उपस्थित है। इस 3D कक्षक में जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और मैंने फिर यहाँ पर जो है एक नाभिक को प्रदर्शित कर लिया। अब इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये प्रतिकर्षण जो है वो सर्वाधिक होगा। अब नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य देखा जाए तो आकर्षण निम्न होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अकेला ही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर्षण बल जो है वो कम हो गया प्रतिकर्षण बल से और जिसके कारण से आकार में परिवर्तन होता है जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि बाह्यतम कोश तथा आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन होता है जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। या शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहूँ कि परमाणु के बाह्यतम कोश के द्वारा आंतरिक कोश को परिरक्षित करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परमाणु त्रिज्या को समझने के लिए मैं यहाँ पर 3D श्रेणी बनाता हूँ। अब इस 3D श्रेणी को मैंने यहाँ पर 3 भागों में विभक्त किया है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक कुछ अलग परिवर्तन होता है, आयरन से निकल तक कुछ अलग परिवर्तन होता है और कॉपर से जिंक तक जाने पर कुछ अलग परिवर्तन होता है। तो इनके बीच में मैंने गैप छोड़कर इस परिवर्तन को बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर मैं 3 एरो को प्रदर्शित करता हूँ और इन 3 एरो में सबसे पहले हम देखते हैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक
परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। कमी आने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, या मैं कह दूँ जेड इफेक्टिव, वो अधिक हो जाता है परिरक्षण प्रभाव। और प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक पर आवेश ही होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाएंगे तो आवेश में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और आवेश में वृद्धि होने के कारण आकर्षण बल अधिक होगा और आकर्षण बल अधिक होने के कारण आकार में कमी आती है। इसके बाद आयरन से निकल तक जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या नियत रहती है और यह परमाणु त्रिज्या नियत रहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अंतिम जो है हम कॉपर से जिंक तक जाएं तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और इसका कारण यहाँ पर यह है कि परिरक्षण प्रभाव जो है बढ़ जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश से और परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है अधिक प्रतिकर्षित करते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और प्रतिकर्षण बल अधिक होने के कारण आकार में थोड़ा फैलाव आ जाता है अर्थात त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से हम अगली श्रेणी बनाएं जो कि है हमारी 4D श्रेणी। अब इस 4D श्रेणी में भी ऐसे ही परिवर्तन होता है जैसे कि 3D श्रेणी में हुआ था। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट बनाएं इसके अंदर 5D श्रेणी और अंतिम जो है वो 6D श्रेणी। अब यहाँ पर हम ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर यानी कि 3D सीरीज से 6D सीरीज तक आने पर क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर बात करें स्कैंडियम से लेकर इट्रियम तक, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या जो है जो सामान्य परिस्थितियों में होती है वैसा ही परिवर्तन होता है इसमें अर्थात परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। और वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अब इससे हम आगे जाएं अर्थात लैंथेनम से एक्टिनम तक आए तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है और यह कमी जो है लैंथेनाइड संकुचन के कारण आती है। अब लैंथेनाइड संकुचन को जो हम पूरा पढ़ेंगे वो F ब्लॉक में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखें कि जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो जाता है परिरक्षण प्रभाव से। इस कारण से आकर्षण बल ज़्यादा होगा और आकार में कमी आएगी। यही है लैंथेनाइड संकुचन के आगे जिसको हम विस्तार से जो है F ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी परमाणु त्रिज्या के बारे में होने वाले परिवर्तन या आवर्त सारणी में आवर्तिता। इस डी ब्लॉक तत्वों के अगले गुणधर्म की बात करें तो अगला गुणधर्म जो है वो है आयनन विभव या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनन विभव जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या के अर्थात यदि परमाणु त्रिज्या में कहीं पर वृद्धि हो रही है तो आयनन विभव कम होगा और कहीं पर परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है तो आयनन विभव ज़्यादा होगा। और आयनन विभव को परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। यानी कि मोटे तौर पर मैं कहना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या आयनित करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे आयनन विभव कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर आवर्त सारणी में तो आवर्त सारणी में वही तीनों ब्लॉक हम एक बार फिर से ले लेते हैं S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक। और अभी हमने पढ़ा है कि S ब्लॉक से P ब्लॉक तक जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है या परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। अतः यहाँ पर आयनन विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो सर्वाधिक आयनन विभव जो है P ब्लॉक तत्वों का,
फिर उसके बाद डी ब्लॉक तत्वों का, उसके बाद एस ब्लॉक तत्वों का होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे प्रदर्शित किया है कि परमाणु त्रिज्या में कमी तो आयनन विभव में वृद्धि होगी। अब आगे बात करें हम इसके अंदर, तो हमें पॉइंट लेना है डी ब्लॉक तत्वों के संबंध में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों में परमाणु त्रिज्या में अनियमित परिवर्तन होता है, तो उसी प्रकार से आयनन विभव में भी अनियमित परिवर्तन होगा, क्योंकि यह भी निर्भर किस पर करती है, परमाणु त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। तो बात करें हम यहाँ पर 3D सीरीज की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिस प्रकार से हमने परमाणु त्रिज्या के अंदर इसको प्रदर्शित किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रदर्शित कर रहे हैं, और जैसे परिवर्तन वहाँ पर हुआ था उसका उल्टा परिवर्तन यहाँ पर होगा। कैसे, उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे जो है इनमें एरो प्रदर्शित करता हूँ। अब आगे बात करें इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर क्योंकि परमाणु त्रिज्या में कमी हो रही थी तो यहाँ आयनन विभव में वृद्धि होगी। आयरन से निकल तक आने पर नियत रह रहा था, तो यहाँ पर भी आयनन विभव नियत रहेगा। कॉपर से जिंक तक जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि हो रही थी, तो यहाँ पर आयनन विभव में कमी हो। तो आयनन विभव जो होता है परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो परिवर्तन परमाणु त्रिज्या में हो रहे थे उसके उल्टे परिवर्तन जो है यहाँ पर होंगे। आगे बढ़े हम इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें जो है बात करनी है प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव की। यानी किसी विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा चुका है कि तृतीय आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है। इसके कारण की व्याख्या करना चाहें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु में से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी, इसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया जाए तब भी प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया जाए तब भी प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगी। अर्थात मैं यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोटॉनों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी यानी कि ऋणावेश में कमी आएगी, और ऋणावेश में कमी आने के कारण प्रोटॉनों की संख्या तो नियत है, अतः यह प्रोटॉन जो है कम इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेंगे, और अधिक आकर्षित करने के कारण तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि तृतीय आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है द्वितीय व तृतीय से। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूँ तो यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अन्य इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा, और तृतीय आयनन विभव का मान सर्वाधिक होगा। अब इसका एक अपवाद है, उस अपवाद के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्रोमियम तथा कॉपर का द्वितीय आयनन विभव उच्च होता है क्रोमियम तथा कॉपर के तृतीय आयनन विभव से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रथम आयनन विभव के बाद स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेते हैं ये दोनों तत्व। तो यहाँ पर मैंने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, साथ ही साथ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा है। जब इनमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूँ
अर्थात क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं तो इलेक्ट्रॉन 4s में से बाहर निकलेगा और 3d हो जाएगा 5। इसी प्रकार Cu में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसमें से भी 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 3d 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर Cr+1 में 5 इलेक्ट्रॉन है अर्थात अर्धपूरित कक्षक है। इसी प्रकार से Cu+1 में 10 इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये पूर्ण पूरित कक्षक है। और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का विन्यास जो है अधिक स्थायी होता है। अर्थात यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और स्थायी विन्यास प्राप्त करने के बाद इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। इस कारण से यहाँ पर जो है क्रोमियम और कॉपर का द्वितीय आयनन विभव जो होता है उच्च होता है अन्य के मुकाबले में। अब इसी के साथ यहाँ पर बात करें हम आगे तो ऊपर से नीचे जाएं तो आयनन विभव में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो वही क्रम चलेगा जो परमाणु त्रिज्या में था लेकिन उसके विपरीत होगा। तो यहाँ पर हम स्कैंडियम से इट्रियम तक जाते हैं तो स्कैंडियम से इट्रियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही थी तो आयनन विभव में कमी होगी और लैंथेनम से एक्टिनम तक जाने पर आयनन विभव में जो है वृद्धि होगी क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन लगता है यहाँ पर। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अगले भौतिक गुणधर्म की जो कि है हमारा चुंबकीय गुणधर्म। अब किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुणधर्म उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों का जब एक ही दिशा में चक्रण होता है तो उस कारण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और यही चुंबकीय आघूर्ण जो है चुंबकीय गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है। अब इस चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है और म्यू की गणना जो की जाती है वो इस सूत्र की सहायता से की जाती है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। और जहाँ पर n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Bm जो है चुंबकीय आघूर्ण की इकाई जिसे बोर मैग्नेटॉन कहते हैं है। अब बात करें इसमें आगे तो चुंबकीय गुणधर्म मुख्य रूप से डी ब्लॉक तत्वों के संबंध में दो ही पढ़ने हैं और प्रथम जो यहाँ पर है वो है प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होगा कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अब ये किस कारण से होता है क्योंकि उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इन दोनों के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होंगे और ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो गुणधर्म है वो है अनुचुंबकीय गुणधर्म। अनुचुंबकीय गुणधर्म से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आकर्षित सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो आकर्षित वर्ड पूरा लिखें। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब यह किस कारण से होता है क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के उपस्थित होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और यही चुंबकीय आघूर्ण जो है चुंबकत्व के लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा आंकिक प्रश्न बनता है जो कि चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित है।
और वो जो आंकिक प्रश्न बन रहा है वो इस तरीके से है कि Ni+2 आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना बोर मैग्नेट्रॉन में कीजिए। तो इसकी गणना के लिए सर्वप्रथम हमें Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। परमाणु क्रमांक इसका 28 होता है और इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यहाँ पर Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब Ni+2 का मतलब क्या है कि Ni में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किस में से निकलेंगे, 4s में से निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d8, यानी कि D के अंदर कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इन 8 इलेक्ट्रॉनों को मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। वो आपके सामने दिख रहे हैं कि सर्वप्रथम मैंने D कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे उनका घूर्णन जो है इनके विपरीत बता दिया। तो यहाँ पर जो है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो आपको सामने ही दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित है, अर्थात n का मान यहाँ पर जो होगा वो 2 होगा। अब इस n का मान जो है इस चुंबकीय आघूर्ण वाले सूत्र में रखना है। तो सूत्र में हमने रख दिया और रखने के बाद हमारे पास जो उत्तर आया वो आया √8। और इस √8 को और सॉल्व करना चाहें तो वो होगा 2√2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यह प्रश्न जो है बोर्ड में 2017, 2015 और 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से बनता हुआ किसी दूसरे आयन का चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा सकता है डी ब्लॉक तत्व में से।